जब बात पैरा एथलीट या खिलाड़ियों की हो तो बात हौसलों के भी ऊपर की है। बात सिर्फ चुनौतियों का सामना करने की नहीं है, बात मेहनत करने की भी नहीं है। ये बात है एक बहुत बड़ी लड़ाई की। ऐसी लड़ाई जो पहले खुद से लड़कर जीतनी होती है, उसके बाद में समाज के विकलांग रवैये के खिलाफ और अंत में खेल के मैदान पर। किसी का पैर बस के नीचे कुचला गया, किसी को बिजली का ऐसा झटका लगा कि पूरा बाजू ही काम करने के लायक नहीं रहा, किसी का बाजू जन्म से ही नहीं है तो कोई पोलियो का शिकार हुआ, किसी को नज़र नहीं आता और किसी को बहुत कम दिखाई देता है। दूसरे देशों की तरह भारत की पैरालंपिक टीम है, वो भी ऐसे ही खिलाड़ियों से भरी हुई है। ये जो अभी तक हमने बात की थी वो हमारे पैरालंपिक एथलीट्स हैं, पैरालंपिक जो प्लेयर हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। आज इस वीडियो में वो सभी बातें हम देखने वाले हैं जो आपको पैरालंपिक के बारे में पता होनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बातें देखेंगे जैसे कि ग्रेडिंग कैसे तैयार होती है और भारतीय पैरा एथलीट कहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करते हैं। इन सभी बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जो पैरालंपिक गेम है उनकी शुरुआत हुई थी 1960 से। 1960 से पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी। इंडिया ने 1972 में सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए 2020 पैरालंपिक से पहले की अगर हम बात करें तो भारत ने अभी तक इसमें ओनली 12 मेडल जीते हैं। लेकिन अब की बार आप देख रहे होंगे कि टोक्यो 2020 का जो पैरालंपिक गेम्स हैं उसमें भारत ने अभी तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें उन सभी मेडल्स के बारे में डिटेल से हम डिस्कस कर लेंगे। 2020 का पैरालंपिक गेम 25 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर तक ये चलने वाला है। इसमें भारत के 54 खिलाड़ी 54 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब देखिए 2016 में जो रियो ओलंपिक था उसके अंदर भारत ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन इस बार ये नंबर बढ़ने की उम्मीद है। जैसा कि आप न्यूज़ भी देख रहे होंगे कि भारत ने अभी तक 10 मेडल जीत लिए हैं और ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है। और संख्या बढ़ने का कारण है कि भारतीय टीम के अंदर 20 ऐसे खिलाड़ी हैं जो विश्व में नंबर 1 या फिर नंबर 2 की पोजीशन पे हैं। इनमें से कई वर्ल्ड चैंपियन भी शामिल हैं, जैसे कि संदीप चौधरी, सुंदर सिंह गुर्जर। संदीप चौधरी हैं F64 जेवलिन थ्रो और सुंदर सिंह गुर्जर हैं F46 जेवलिन थ्रो। अब देखते हैं ये F46 और F64 क्या चीज़ है, इनके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। देखिए ये सब आता है ग्रेडिंग के अंदर कि ये ग्रेडिंग किस तरीके से होती है पैरालंपिक प्लेयर्स की। जो पैरा एथलीट्स हैं उनकी शारीरिक स्थिति एनाटॉमिकल पोजीशन के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। जैसे उनकी शारीरिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हम उनको ग्रेडिंग देते हैं। जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट पुट का कोई प्लेयर है, उसमें भाग लेने वाले 5 खिलाड़ी हैं, उनमें से 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनके केवल हाथ में विकलांगता है और 3 ऐसे हैं जिनके पूरे बाजू में ही विकलांगता है। एक तो हाथ हो गया, लेकिन 3 ऐसे हैं जिनके कि पूरे बाजू में ही विकलांगता है। तो उनको अलग अलग श्रेणियों में हम रखेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में हम उनको रखेंगे ताकि मुकाबला बराबरी का हो। बराबरी का मुकाबला करने के लिए मान लीजिए ये पूरा हाथ है और कुछ प्लेयर्स हैं उनके हाथ में यहाँ तक की विकलांगता है, तो उनका एक अलग कैटेगरी होगी। और यहाँ तक अगर हाथ नहीं है, यहाँ तक अगर विकलांगता है तो उनकी एक अलग कैटेगरी होने वाली है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। जिस तरह से ओलंपिक खिलाड़ियों का वजन लिंग के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, उसी तरह पैरा एथलीट्स में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनकी शारीरिक स्थिति उनके खेल को किस हद तक प्रभावित कर रही है। यही उनकी श्रेणी को तय करता है कि किस तरीके से वो प्लेयर खेलते हैं। इसलिए कैटेगरी को सेम रखा जाता है। किसी खिलाड़ी को पैरा खिलाड़ी माना भी जाएगा या नहीं, इसके 10 मानदंड हैं, इसके 10 क्राइटेरिया हैं, वो हम देखने वाले हैं। ये देखिए टोटल 10 कैटेगरीज हैं। इनमें मांसपेशियों की दुर्बलता, मसल्स की जो वीकनेस है, मसल्स कई बार कमजोर रह जाती हैं, वो भी हम विकलांगता में शामिल करते हैं पैरालंपिक के अंदर। जोड़ों की गति की निष्क्रियता, इनएक्टिविटी ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स जब अच्छे से काम नहीं करते हैं उनको भी इस कैटेगरी में रखा जाता है। एनी डिफेक्ट इन एनी ऑर्गन, शरीर का कोई अंग सही से काम नहीं कर रहा, वो भी डिसेबिलिटी के अंदर आता है। द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द लेग्स, टांगों की लंबाई में अगर फर्क आता है उसको भी रखा जाता है। शॉर्ट स्टेचर, छोटा कद है, इसकी भी एक कैटेगरी है। हाइपरटोनिया यानी मांसपेशियों की जकड़न, मांसपेशियों में जब स्टिफनेस आ जाती है वो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर, हमारे जो शरीर के मूवमेंट है उनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता, उनको भी इस कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं। एथेटोसिस यानी हाथ पैर की उंगलियों की धीमी मंद गति, जैसे कि हाथ पैर की जो मूवमेंट है वो बहुत ही धीरे होती हैं, स्लो मूवमेंट्स होती हैं, उनको भी हम डिसेबिलिटी या फिर पैरालंपिक एथलीट्स की कैटेगरी में रखते हैं। नज़र में खराबी, विजन जिनका कमजोर होता है प्लेयर्स का, उनको भी हम रखते हैं। और ब्लॉक्ड एबिलिटी टू लर्न, सीखने की अवरुद्ध क्षमता, सीखने की एक लिमिट होती है, वहाँ तक कोई प्लेयर नहीं पहुँच पा रही या फिर वो नहीं सीख पा रही कुछ नई चीज़ें, वो भी हम इसके अंदर शामिल करते हैं। तो ये टोटल 10 कैटेगरीज थी। ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि
ये टोटल 10 कैटेगरीज हैं। इन 10 कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हम प्लेयर्स की ग्रेडिंग करेंगे। ये देखिए एफ यानी फील्ड। अब इनकी ग्रेडिंग की बात करते हैं। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर देखा था F64 और F46, इसको आप ध्यान से देखिए। अब इनका क्या मतलब होता है वो हम अब देखने वाले हैं। एफ यानी फील्ड, एफ का मतलब होता है फील्ड। इसकी प्रतियोगिताएं जैसे शॉर्टपुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, इसमें भी विकलांगता के हिसाब से लगभग 31 श्रेणियां हैं। टी यानी ट्रैक, इसके जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो हैं रेस, जंप, इनमें 19 कैटेगरीज हैं। देखिए 2 इवेंट होते हैं, फील्ड और ट्रैक। ये पूरा जो ट्रैक होता है, इस ट्रैक के ऊपर जो भी इवेंट होंगे, ये जो रनिंग इवेंट होंगे, ये सारे आएंगे ट्रैक इवेंट्स। इनकी स्टार्टिंग होती है टी से, और ये जो अंदर फील्ड रह जाती है, इनकी स्टार्टिंग होती है एफ से। तो फील्ड के अंदर कौन कौन से देखते हैं, शॉर्टपुट देखते हैं, जेवलिन, डिस्कस, ये सारे हम फील्ड के अंदर देखते हैं। बाकी जो गेम बच गए एथलेटिक्स के अंदर, वो आते हैं ट्रैक इवेंट्स में। ट्रैक इवेंट्स में नॉर्मली रनिंग इवेंट को हम रखते हैं। अब देखिए इनमें कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि 532, T34, इस तरीके से नंबर होते हैं। वो किस तरीके से हैं, इनमें जितना कम नंबर होता है उतनी ही अधिक विकलांगता होती है। मतलब एक प्लेयर है F32 का, एक प्लेयर है F44 का। इसका मतलब F32 वाला जो प्लेयर है उसके अंदर विकलांगता ज़्यादा होगी, उसके अंदर जो डिसेबिलिटी है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ये तो बात होगी एथलेटिक्स की। इसके अलावा देखिए आर्चरी, बैडमिंटन, साइकिलिंग, शूटिंग, ताइक्वांडो, जूडो, और इसके साथ साथ 4 व्हीलचेयर के गेम भी हैं। मतलब ये गेम व्हीलचेयर पे खेले जाते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल है, रग्बी है, टेनिस है और फेंसिंग है। ये भी पैरालंपिक के अंदर शामिल हैं। व्हीलचेयर पर जो गेम खेले जाते हैं उनकी कैटेगरी को हम WH1 या WH2 से डिनोट करते हैं। WH1 या फिर WH2। WH का अगर शॉर्ट में बात करें तो व्हीलचेयर का शॉर्ट फॉर्म है WH, फील्ड का शॉर्ट फॉर्म है F और ट्रैक का शॉर्ट फॉर्म है T। इस तरीके से इनको ग्रेडिंग किया गया है। इसके बाद में देखिए S एक नाम हमारे सामने आता है। S का मतलब होता है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग के आगे अगर L लगा हो, SL, तो L का मतलब होता है लोअर लिम्ब, शरीर का जो निचला हिस्सा है उसमें विकलांगता है। और अगर SU लिखा हो, SU, तो वो होगा अपर लिम्ब के अंदर। अपर लिम्ब क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी है, इसके अंदर ये जो पैर हैं ये आते हैं लोअर लिम्ब के अंदर, और पैरों से ऊपर का जो पोर्शन है ये आता है अपर लिम्ब के अंदर। तो SL अगर लिखा हो इसका मतलब लोअर बॉडी के पोर्शन में विकलांगता है, और SU लिखा हुआ हो इसका मतलब है अपर बॉडी के पोर्शन में विकलांगता है। इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। तो ये पूरी कैटेगरी है पैरालंपिक्स गेम्स की, कि इस तरीके से इनको अलग अलग किया जाता है। ये देखिए ये सारे गेम्स हैं। अब की बार जो 2020 का टोक्यो पैरालंपिक है उसके अंदर इन गेम्स को शामिल किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं कि इनका चयन कैसे होता है, किस तरीके से हम इनको सेलेक्ट करते हैं। सामान्य खेलों की तरह पैरा गेम्स में भी एक न्यूनतम योग्यता मानदंड, मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि शॉर्ट पुट की बात करें तो उसमें 10 मीटर और जेवलिन थ्रो में 40 मीटर जैसा एक लक्ष्य निश्चित किया जाता है। मतलब किसी प्लेयर ने शॉर्ट पुट के अंदर 10 मीटर थ्रो कर दिया और जेवलिन थ्रो के अंदर 40 मीटर थ्रो कर दिया तो वो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इस तरीके से इनका क्राइटेरिया होता है। IPC, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, ये मानक तैयार करती है, ये स्टैंडर्ड IPC तैयार करती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर खिलाड़ी ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया तो उसे क्वालिफाइड मान लिया जाएगा। वो किस तरीके से नहीं है, देखिए IPC हर एक देश को एक कोटा देती है। कोटा देने का मतलब है कि मान लो आपके देश से 10 प्लेयर या फिर आपके देश से 50 प्लेयर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस तरीके से उससे ज़्यादा खिलाड़ी भाग नहीं ले सकते, उससे ज़्यादा प्लेयर नहीं आ सकते। और अगर कोटे से अधिक खिलाड़ी MEC, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हासिल कर लें तो हर देश उन खिलाड़ियों के बीच फाइनल सिलेक्शन ट्रायल करवाता है। इसके अलावा विश्व रैंकिंग के आधार पर भी खिलाड़ियों का चयन होता है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए इंडिया के 60 प्लेयर खेल सकते हैं, 60 प्लेयर का कोटा दे दिया IPC ने। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने बोल दिया कि हम इंडिया से 60 प्लेयर ही लेंगे, लेकिन हमारे 80 प्लेयर ने क्वालिफाई कर लिया। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि हम 60 ही भेज सकते हैं, 20 प्लेयर हमारे एक्स्ट्रा हो गए। तो ये जो 80 प्लेयर हैं इनके बीच में अब लास्ट सिलेक्शन ट्रायल करवाए जाएंगे। इसमें ये जो 20 प्लेयर हैं ये आउट हो जाएंगे और टॉप के जो 60 प्लेयर हैं उनको पैरालंपिक के अंदर भेजेंगे। इस तरीके से इनका ट्रायल होता है। कई बार वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर भी इनको हम चुन लेते हैं, जैसे कि अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारे टूर्नामेंट्स नहीं हो पाए थे, तो जो रैंकिंग थी उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत सारे गेम्स के अंदर सीधा ही ओलंपिक के अंदर खिलाया गया है। अब देखिए भारत के जो पैरा खिलाड़ी हैं वो अपनी तैयारी कहाँ करते हैं, इंडिया के जो पैरा एथलीट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन या फिर अपनी ट्रेनिंग कहाँ पर करते हैं। भारत में पिछले कई सालों से पैरा खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं में काफ़ी सुधार हुआ है। मतलब उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है।
लेकिन चुनौतियों और संसाधनों की कमी अब भी है। अभी भी उस लेवल को हम अचीव नहीं कर पाए हैं जो प्लेयर्स को मिलना चाहिए। जिन केंद्रों में सामान्य खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, मतलब जो हमारे ओलंपिक के लिए प्लेयर हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं स्टेडियम्स के अंदर पैरा एथलीट्स भी अपने स्पेशल कोचेज के साथ तैयारी करते हैं। इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन IPA, इसकी अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। ये भी ओलंपियन रह चुकी हैं। इनके अनुसार भारत सरकार ने 17 करोड़ रुपए पैरा एथलीट्स के ट्रेनिंग, फॉरेन टूर्स और फैसिलिटीज प्रदान करने के लिए खर्च किए हैं। 17 करोड़ खर्च किए हैं। और ये बात किसने बोली है? दीपा मलिक, जो कि अध्यक्ष हैं IPA की। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। उन्होंने आगे बोला है कि सरकार की टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है उसका खिलाड़ियों को काफ़ी फायदा हुआ है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान चाहे लाखों रुपए की व्हीलचेयर हो या फिर टेबल टेनिस के लिए टेबल हो, खिलाड़ियों को काफ़ी चुनौतियों के बावजूद सब कुछ मुहैया करवाया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्लेयर्स अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छी उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अब जिस चीज़ की सबसे अधिक ज़रूरत है वो है अच्छे कोच और अच्छी ट्रेनिंग सुविधाएं। अभी भी हमारे प्लेयर्स के पास अच्छे कोचेज और अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की कमी है, उनको भी अभी पूरा करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमारे जो प्लेयर्स हैं वो तैयारी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे इन फैसिलिटीज़ में सुधार करवाया जाएगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।